अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस इनसाइड। तो आइए चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। 2021 में पाकिस्तानी कौन सी नई गाड़ी खरीद सकते हैं? मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री में नई गाड़ियों की लॉन्च होने की खबरों की गूंज है। इन नित नई गाड़ियों में कोरिया की किया किराटो, चाइनीज चिटकॉन एवन और MGM मोटर्स की MGHS जैसे मॉडल्स आने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नई गाड़ियों की आमद पर पहले से मौजूद जापानी गाड़ियों सुजुकी, टोयोटा और होंडा पर कोई असर पड़ेगा? क्या पहले से मौजूद कंपनियां कोरियन, चीनी ब्रांड का मुकाबला कर पाएंगी? और फिर सबसे अहम बात ये कि अफोर्ड होने की इसमें अफोर्डेबिलिटी पॉसिबल होगी या नहीं? इन गाड़ियों से कोई फ़ायदा उठा सकेगा? और क्या इंडस मोटर्स, जिसने एक साल के दौरान में गाड़ियों की कीमत में 7 बार इजाफा किया, क्या अपनी प्रोडक्ट्स के कीमतों में किसी तरीके की कमी कर पाएगी और पाकिस्तानी सार्फिन के लिए रिलीफ दे पाएगी? अब मोबाइल सार्फिन के लिए खुशखबरी, अब वो खरीद सकेंगे मकामी तौर पर तैयार करदा कम कीमत मोबाइल फ़ोन्स। हुकूमत ने मकामी तैयार करदा मोबाइल फ़ोन्स पर आयद 4% विदहोल्डिंग टैक्स का खात्मा कर दिया है। टैक्स के खात्मे से ना सिर्फ इंडस्ट्री को मदद मिलेगी बल्कि इसकी मकामी तौर पर तैयारी से अरबों रुपए का कीमती फॉरेन एक्सचेंज भी बचाया जा सकेगा। इस इकदाम से कबल हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन्स की स्मगलिंग का भी खात्मा कर दिया है, जिसके बाद मुल्की खजाने को 32 बिलियन का फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है, यहाँ पर हर साल 4 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स खरीदे जाते हैं। अब बढ़ेंगे दिलचस्प खबर की जानिब। इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक कार्गो ट्रेन। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए तीनों ममालिक को ट्रेन लिंक से जोड़ दिया है। अब चला करेगी एक ज़बरदस्त कार्गो ट्रेन जिसे नाम दिया गया है ITI कार्गो ट्रेन, यानी इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन। इस बराह रास्त ट्रेन लिंक में अज़रबैजान ने भी शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की है। नाज़रीन, अब बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब। पिकअप्स की ज़रूरत में इजाफा। शहर में दौड़ती भागती पिकअप, ज़रूरत को पूरा करती पिकअप तो आपने देखी होंगी। इनकी डिमांड इस वक्त बेहद बढ़ चुकी है। जारी माली साल के पहले 5 महीनों गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में इनकी फ़रोख्त में 47.69% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस साल मुल्क में पिकअप गाड़ियों के 6,449 यूनिट फ़रोख्त हुए, जबकि गुज़िश्ता इसी साल 4,706 यूनिट फ़रोख्त किए गए थे। गाड़ियों की खबर के बाद अब बढ़ेंगे मोटरसाइकिलों की खबर की जानिब। मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा। एटलस होंडा ने मोटरसाइकिलों की कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा कर दिया है और चाइनीज़ मोटरसाइकिलों की कीमत में भी 500 से 2,000 तक इजाफा हो चुका है। पेंशन अखराजात मुल्की तरक्याती अखराजात का निस्फ। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान के पेंशन के अखराजात वफाकी और सूबाई सतह पर सेहत और तालीम के अखराजात से भी ज़्यादा हैं और ये मुल्की तरक्याती अखराजात का निस्फ तक बन चुके हैं। 2011 से 2021 तक वफाकी सतह पर पेंशन अखराजात में 18% इजाफा हुआ है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एग्रीकल्चर के बाद हमने देखा कि ऑन एंड ऑफ फ्लरिश करती नजर आई, लेकिन पिछले 8 माह में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। इस रिलीफ पैकेज में कुछ शराइत ऐसी थी जिसमें उनको टैक्स एग्जम्पशन थी और जहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस भी थी कि कुछ डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो बड़े नाम है जिन्होंने काम किया नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट में, उनको भी जो है टैक्स की छूट मिली। साथ ही साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ने इस इंडस्ट्री को 8 माह में इतना फ्लरिश किया जो कि कंपैरेटिवली अगर कहा जाए कि करिश्माती असरात थे उन कंडीशंस के, तो ये गलत ना होगा। इसी 8 माह के रिलीफ पैकेज को देखते हुए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने ये ख्वाहिश रखी कि इस रिलीफ पैकेज को मज़ीद एक्सटेंड किया जाए।
इस रिलीफ पैकेज को 1 साल के लिए मजीद एक्सटेंड किया गया। इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल्टर इंडस्ट्री जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकती है। क्या जो नंबर्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स अपेरेंटली आ रहे हैं कि पाकिस्तान में 8 माह के अंदर अंदर तरक्की हुई है इस इंडस्ट्री में, वो कितने दुरुस्त हैं। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एलाइड इंडस्ट्रीज़ जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर कितने जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है और कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेशो जो है इससे बढ़ सकता है और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना पिवटल रोल प्ले कर सकती है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इखलाक अहमद साहब जो कि रियल स्टेट कंसल्टेंट हैं। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, प्रोग्राम में बात करेंगे हम जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ रियल्टर इंडस्ट्री को जो जिससे फ़ायदा मिला, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में फ्लरिश हो रही है। पिछले 8 माह में ऐसा क्या जो है करिश्मा सामने आया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल्टर ने जो है रिक्वेस्ट की कि इस पैकेज को मज़ीद बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए और अब 1 साल की एक्सटेंशन मिल चुकी है। देखिए, इसके लिए शायद करिश्मे का लफ्ज़ तो मुनासिब नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरा सी इसकी तफसील आपको बता दूं। जी जी। पाकिस्तान में जो हाउसिंग की शॉर्टेज है, यानी हाउसिंग की शॉर्टेज ये होती है कि जी जितनी फैमिलीज हैं उतने घर हैं या नहीं है, तो वो तकरीबन इस वक्त उसका जो रेशो है वो साल में 10 लाख घर इजाफी जरूरत पड़ती है, यानी बढ़ जाते हैं। कोई 1 करोड़ से ज्यादा घर जो है ना पहले ही हम शॉर्टेज में है। अच्छा, अब वो परेशान कुन खबर ये आई है कि अगले 5 साल में, यानी एस्टिमेट्स होते हैं ना मुख्तलिफ शोबों से जो आते हैं उनसे कंपाइल होते हैं, तो वो जो 10 लाख 11 लाख सालाना घर हमें चाहिए होते थे, वो बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर और पिछले बैकलॉग के पेश नजर अब वो तकरीबन समझिए कि कोई 12.5 लाख सालाना पे चले जाएंगे विद इन 4 और 5 ईयर्स। अच्छा, ये सब जो है ये बैकलॉग है, यानी हमें जरूरत है और हमें वो मकान पूरे नहीं मिल रहे। तो इसलिए जब हमारे सामने ये पैकेज आया वजीर आजम का, तो सबने इसको वेलकम भी किया, डेवलपर्स ने, कंस्ट्रक्टर्स ने, और खुद उन मकानों या घरों में रहने वालों ने, क्योंकि उनकी उम्मीद इसलिए बनी थी कि किसी तरह उन्हें आसानी मिल जाए, घर मिल जाए। अच्छा, अब उसमें हुआ ये है कि वो तो स्कीम के तौर पे तो वो बहुत अच्छी है। नया पाकिस्तान की जो एक हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो भी बनाई गई है। वो भी कोई 2-2.5 साल से जो है अपने एस्टिमेट्स बना रही है, एप्लीकेशन भी इनवाइट की उसने, सब कुछ हुआ। लेकिन देखिए, ये जो एक्सटेंशन हुई है ना, ये एक्सटेंशन इसलिए हुई है कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, एक ख्वाब को ताबीर देने के लिए, अमली तौर पे ग्राउंड वर्क करने के लिए वक्त चाहिए। वो वक्त जो था इन्होंने जब अनाउंस किया था वो तो गोया 6 महीने दिए थे, समझिए। उस 6 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन जो फैक्ट्स हमारे पास, लेकिन इखलाक साहब जो फैक्ट्स आ रहे थे हमारे पास ये पिछले 8 माह की जो एक्सटेंशन थी उसमें फैक्ट्स तो बहुत बेहतर दिखाई दे रहे थे कि परफॉर्म किया इंडस्ट्री ने। जी देखिए, सरकारी आदाद शुमार के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यकीनन ऐसे ही लगेगा। अच्छा, मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि ये जो नए पाकिस्तान के और इसके तहत जो भी आप प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है मिसाल के तौर पे, तो सारे बैंक, पाकिस्तान के सारे बैंक की ब्रांचेस के बाहर आप देखेंगी बैनर लटका हुआ है कि जनाब वो हाउसिंग फाइनेंस जो है वो उसके लिए पैसे वो कर्ज यहाँ से दस्तयाब है, फॉर्म दस्तयाब है। अच्छा, ये जो कर्ज दिए जा रहे हैं ये ऐसे दिए जा रहे हैं कि 10% आप दे दीजिए, 90% की बैंक फाइनेंसिंग ले लीजिए। यानी फर्ज कीजिए कि 1 करोड़ रुपए की अगर कोई आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो 90 लाख रुपए बैंक देगा, 10 लाख रुपए आप देंगे और वो प्रॉपर्टी ले लेंगे, फिर आप कस्टम अदा करते रहेंगे। अब अगर ये सूरत हाल इतनी ही अच्छी होती तो उसूलन उन बैंकों के बाहर कतारों की कतारें लगी होती। आप देखेंगी कि वहां पे कोई भी नहीं है। ठीक। अब उसकी वजह ये है कि ये सब आदाद शुमार जो है ना, ये अभी कागज पे हैं। ठीक। अभी इनको मैदान में उतरना है, अभी चीजें तैयार होनी है, अभी कोई मकानात नहीं बने,
अभी कोई हाउसिंग यूनिट्स तैयार नहीं हुए हैं। अच्छा, ये हाउसिंग fact of the यूनिट्स matter की है। अगर हम हाउसिंग यूनिट्स की बात करें, स्पेसिफिकली नया पाकिस्तान हाउसिंग यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कहा जा रहा है प्रोजेक्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर काम भी तेजी से चल रहा है। क्या अभी कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स भी तैयार नहीं हुए? नहीं जी, अभी कोई नहीं हुआ। देखिए, दूसरी बात ही गवर्नमेंट की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो हो रहे हैं तैयार, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहे हैं अभी कोई भी तैयार। अच्छा। वो तो अभी प्लानिंग फेज में है। ये प्राइवेट सेक्टर है जो जिसने कुछ काम शुरू किया है। अच्छा। कई जगहों पे यूनिट्स तैयार करने शुरू किए हैं और लो कॉस्ट यूनिट्स तैयार करने शुरू किए हैं। जो बिल्डर्स और डेवलपर्स की एसोसिएशन है आबाद, उसने इसके लिए बड़ी फिजिबिलिटी बनाई है, बड़ी मेहनत की है, वजीर आजम से मुलाकातें की हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन से रेगुलर मुलाकातें की है, बल्कि वीकली मुलाकातें की हैं और बहुत ही चीजें मनवा ली हैं। ये जो लेकिन बात ये- आबाद का कंट्रीब्यूशन है, ये जो प्राइवेट ग्रुप्स का कंट्रीब्यूशन है, क्या इसको हम पब्लिक प्राइवेट कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, या इसको आप स्पेसिफिकली प्राइवेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ही डोमेन इसको समझेंगे? ये पब्लिक प्राइवेट जो है ना अमल उस वक्त कहा जा सकेगा जब इसमें पब्लिक सेक्टर से कंट्रीब्यूशन भी आएगी। अच्छा। अभी तो जो कुछ हो रहा है ये प्राइवेट सेक्टर खुद कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर कैन डू इट। ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है। तो अगर हुकूमत से थोड़ा सा ताउन, थोड़ी सी शफकत फराहम कर दे तो प्राइवेट सेक्टर कर ले ये काम। मकसद तो आम आदमी तक हाउसिंग यूनिट पहुंचाना है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो खरीद ले, चाहे वो हुकूमत दे चाहे यहाँ पे प्राइवेट इखलाक सेक्टर दे। साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, यूनिट्स को जो है आगे पहुँचाना एक आम आदमी तक, और जो एक प्रॉमिस था कि ये एक रीजनेबल अमाउंट में यूनिट जो है आगे लोगों तक इसको पहुँचाया जाएगा, तो आपको क्या लगता है क्या ये वाकई रीजनेबल अमाउंट में यूनिट आगे लोगों तक पहुँचाया जाएगा? इससे वाकई उन लोगों को फ़ायदा होगा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते मकानात? देखिए, ये अगर हुकूमत की सतह पे होता और इफेक्टिवली होता तो ये बहुत सस्ता हो सकता था। हमने खुद भी फिजिबिलिटी इसकी बनाई है और हमने ये हिसाब लगाया था कि अगर क्योंकि हुकूमत के लिए आसान है कि वो इसके लिए जमीन मुख्तस कर दे मुफ्त, वो जमीन जो शहर के बाहर हो और सस्ती हो और वो उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो जमीन को उस काम के लिए इस्तेमाल कर लें। जब जमीन की कीमत खत्म हो जाएगी तो रह जाएगी सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो उस सूरत में हमने ये एस्टिमेट लगाया था कि अगर हुकूमत चाहे तो ये कोई 5 मरले का जिसे आप मकान कहते हैं, यानी कराची में जिसको 120 गज का मकान कहा जाता है, तो ये कोई 15 लाख रुपए 18 लाख रुपए का तैयार होकर के दिया जा सकता है सिंगल स्टोरेज मकान। लेकिन अगर उसमें जमीन की कॉस्ट पड़ेगी तो जमीन अगर वो शहर के करीब होती है तो उसमें 20 लाख रुपए जमीन की कॉस्ट पड़ जाएगी। तो वो जो कॉस्ट है वो 15 लाख से 35 लाख में पहुंच जाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर जब ये फराहम करेगा तो 30 लाख 35 लाख की फराहम करेगा, क्योंकि वो तो जमीन खरीद के फराहम करेगा ना। हुकूमत अगर चाहे तो ये जमीन मुफ्त फराहम करके अपने ही सेक्टर में अपने ही लोगों को उस पे मकान बनवा ले उससे, तो उसको 18 लाख रुपए का पड़ जाएगा, 15 लाख रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है। FATF के हवाले से अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से लेजिस्लेशन की भी बात हुई। इसमें जो कराची रियल्टर एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी ये जो है पॉइंट सामने रखा। उन्होंने कहा कि FATF ने बहुत सारी कंडीशंस रखी थी जो कि अफेक्ट कर रही थी रियल्टर्स को जो है अफेक्ट कर रही थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है काफ़ी स्टैंड लिया यहाँ पर। क्या आप इससे एग्री करेंगे? जी बिल्कुल, हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने इसमें बिल्कुल स्टेप लिया और ये एक अच्छी बात है। देखिए, पाकिस्तान के मसाइल सारे दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के मुताल्लिक नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि हर घर से दहशतगर्द निकल रहे हो, हर गली में धमाके हो रहे हो। पाकिस्तान 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है जो पुरअमन तरीके से रहते हैं और अच्छी जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद है, और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। तो पाकिस्तान में हुकूमत को हर चीज जो है ना, मतलब अंडर स्क्रूटनी आना और उसको लेबल लगा देना, वो उसको रेजिस्ट करना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि गरीब लोगों के लिए जो है वो मतलब जो भी फाइनेंसिंग हुकूमत की तरफ से हो रही है उसको क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि किन लोगों के लिए है पाकिस्तान नीड्स इट। ठीक,
بہت بہت شکریہ اخلاق احمد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جی اخلاق احمد صاحب نے ہمیں آگاہ کیا ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے کس طریقے سے پاکستان میں پرفارم کری ہے, 8 ماہ کے پیکج کو مزید 1 سال کے لیے کیوں ایکسٹینڈ کیا گیا, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ FATF کے حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے اوور آل نیا پاکستان پروجیکٹ کے اوپر بھی کچھ روشنی ڈالی. تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا پاکستان کس طریقے سے بائیلیٹرل ٹائز کے اوپر کام کر رہا ہے, پاکستان کس طریقے سے اپنی تجارت کو پروموٹ کر رہا ہے, پاکستان کس طریقے سے جو ہے مختلف ایسپیکٹس کے اوپر کام کر رہا ہے. ہم نے آج کے پروگرام میں ریئلٹر اور ڈیولپرز کے حوالے سے بھی بات کی, پیکج کے اوپر بات کی, نیا پاکستان پروجیکٹ کے بارے میں ہم نے کچھ آپ کو ہائی لائٹس سے آگاہ کیا, کیا کنٹمپریری اس وقت سچویشن ہے موبائل فون یوزرز کے لیے. ہم نے آپ کو ایک اچھی خبر سنائی, موٹر سائیکلز اور کارز کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹس دی. اگلے پروگرام میں ہم آپ کو نئی بزنس انسائٹس دیں گے اور آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.